बात उस समय की है जब बाबा साहब विदेश से आए थे बैरिस्ट्री करके, यानी कानून की पढ़ाई कर, और भारत के कोर्ट में यानी कि न्यायालय में वकालत के प्रैक्टिस के लिए जब गए तो वहाँ के वकीलों ने, मजिस्ट्रेटों ने और वहाँ के जो भी वर्कर थे, अधिकारी थे, कर्मचारी थे, सब बाबा साहब को उपहास उड़ाए और टॉन्ट कसे। जिस दिन बाबा साहब अंदर जाते हैं, कोर्ट के अंदर जाते हैं, अपने बैठने के लिए जगह ढूंढते हैं तो सारे जगह को देखते हैं, पुल है, फिर किसी तरह से देखने के बाद भी नहीं मिलता। इसी बीच में वहां पे एक वकील टॉन्ट मारते हुए कहते हैं कि अबे ओ बैरिस्टर, तू तो विदेश से पढ़ के आया है, तू यहाँ पर क्यों बैठता है? तू तो कहीं पे भी बैठेगा तो तेरी दुकान चल जाएगी। जा कहीं पे बैठ जा, पेड़ के नीचे बैठ जा, बोरी बिछा के, वहीं पे तेरी दुकान चल जाएगी। बाबा साहब को गुस्सा लगता है, किसी को भी इस बात से गुस्सा लग सकती है। बाबा साहब तो क्या, हमें भी, आपको भी, किसी को भी लग सकती है। बाबा साहब वहां से निकलते हैं और दरवाजे पे एक वृक्ष रहती है, पेड़ रहती है, उसी पेड़ के नीचे साफ करके बोरी बिछाते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद कई एक दिनों तक इसी तरह से चलते रहती है। छोटी मोटी बाबा साहब के केस आते हैं और बाबा साहब सुलझाते जाते हैं। इसी बीच एक सेठ जो थी महाराष्ट्र की, जो कि उसके बेटे को फांसी की सजा हो गई, और फांसी की सजा हुई थी तो बहुत सारे वकील और बैरिस्टर को उन्होंने दिखाया था अपना फाइल, और बहुत मिन्नतें की, बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी फाइल उनकी लेने को तैयार नहीं था। कोई भी बातें मानने को तैयार नहीं था। कोई भी व्यक्ति उस सेठ की बच्चे को बचाने को तैयार नहीं। इतना पैसा वो खर्च कर चुका था कि कोई भी एक व्यक्ति की 3 पीढ़ियां, 3 पुश्ते खा सकता था बैठ के। इतना पैसा वो बर्बाद कर चुका था। सभी तरह से हार चुका था। फिर वो सेठ उसी कोर्ट में जाता है जिस कोर्ट में बाबा साहब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तब वहां पे एक वकील फिर उस सेठ से मजाक करते हुए, टॉन्ट कसते हुए कहता है कि अबे वो सेठ, तुम्हारी बेटे को जान, वहां पे जो पेड़ के नीचे बैठा है ना बैरिस्टर, वही बचा सकता है। सुने हैं वो विदेश से पढ़ के आया, वही तेरे बेटे को बचाएगा, इसके अलावा कोई नहीं बचाएगा। जा, चला जा। सेठ उसकी बातों को बुरा नहीं मानता है, क्योंकि उसके पास बुरा मानने के लिए वक्त नहीं है, कुछ सोचने के लिए वक्त नहीं है। उसे बस एक आशा की चिंगारी चाहिए, उसे बचाने वाला एक सहायक चाहिए। कहते हैं ना, डूबते को तिनके की सहारे की जरूरत होती है। वही समझा कि चलो वहां चलते हैं। वहां जाता है और बाबा साहब को पैर पकड़ लेता है। बाबा साहब कहते हैं, अबे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो अछूत हूँ, मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं, और मैं आपकी केस कैसे लड़ सकता हूँ? मैं तो अछूत हूँ। तब वो सेठ कहता है, हे बैरिस्टर, मुझे ये विश्वास हो गया है कि मेरे बेटे को बचा तो सकते हैं सिर्फ आप, आपके अलावा कोई नहीं बचा सकता है। इस तरह से सेठ बाबा साहब से बहुत मिन्नतें की, बहुत विनतियां की। तो बाबा साहब कहते हैं कि आपने आज से बहुत से व्यक्तियों को ये फाइल पढ़ी होगी, फाइल पढ़ने के लिए दिए होंगे और फाइल रखे होंगे। वो लोग जब नहीं बचा पाए तो मैं कैसे बचा सकता हूँ? तो फिर कहते हैं कि हे बैरिस्टर, सेठ कहता है, हे बैरिस्टर, आप मेरे बारे में न सोचकर
इसकी माँ के बारे में सोचिए। मैं तो चलो किसी भी तरह से अपने आप को समझा लूंगा, लेकिन इसकी माँ जो है ना, नहीं समझ पाएगी, मर जाएगी। और जब मेरे बेटे को फांसी पड़ेगा तो मेरे घर से सिर्फ बेटे की लाश नहीं, एक नहीं दो लाशें निकलेगी। एक मेरे बेटे की लाश होगी और दूसरे मेरी पत्नी की लाश होगी। मेरा घर उजड़ जाएगा। कृपया करके बैरिस्टर मेरे घर को उजड़ने से बचा लीजिए और मेरे बेटे को बचा लीजिए। बहुत मनाने के बाद डॉक्टर साहब यानी बाबा साहब मान जाते हैं और मान जाते हैं, उसकी फाइलों को ले लेते हैं और प्रक्रिया चालू कर देते हैं। फांसी होने से एक दिन पहले अदालत लगती है, विपक्ष की दलील सुने जाती है और जज साहब कहते हैं डॉक्टर साहब को यानी बाबा साहब को कि अंबेडकर जी आपको कुछ बोलना है। बाबा साहब कहते हैं नहीं महाराज, नहीं माय लॉर्ड, आप अपनी कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई करते हैं। सेठ को तो हालत खराब हो जाती है कि ये कैसा वकील है, कैसा बैरिस्टर है, ये बचाने के जिम्मा लिया है और ये कुछ बोल ही नहीं रहा। मैंने तो लगता है गलत जगह पे आ गया। लेकिन बाबा साहब को तुरंत समझ लेना इतने आसान कहाँ थी। सब प्रक्रिया हो गई, कल फांसी लगने वाली थी। सभी वहां पे मौजूद थे, जज, वकील, विपक्ष के वकील, पक्ष के वकील, जल्लाद और सभी लोग मौजूद थे। फांसी की औपचारिक प्रक्रिया पूरा होने के बाद फांसी, काला टोपी, काले कपड़े सर में डाला जाता और फांसी के फंदा जैसे ही उस लड़का के गर्दन पे डाली जाती है, बाबा साहब कहते रुक जाइए, आपकी सजा पूरी हो गई। आपने फांसी की सजा दिए थे, मौत की नहीं। आपको किसी को जिंदगी लेने की अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने कह दिया था कि आपको सजा होगी फांसी की, सजा है मौत नहीं होगी। ये बात को देखते हुए सब दंग रह जाते हैं कि आखिर ये बात इतने तथ्य और बारीकी के साथ कैसे कोई कह सकता है, व्यक्ति कैसे कोई सुलझा सकता है। इसी के साथ जज उस फांसी को रोक देता है और रोकने के बाद उस लड़के को छोड़ देता है और बाबा साहब वहां से शेर की जैसे उन्हें बचा कर लाते हैं और सेठ को कहते हैं ले जा सेठ अपने घर के चिराग को और खुश हो। इस कहानी से हमें लगता है कि बाबा साहब के विश्लेषण और अध्ययन करने की क्षमता कितना बारीक होगी, ये बातों से पता चलता है कि अजीब वो व्यक्ति होंगे, कितने दिमाग वाले होंगे कि थोड़ी से थोड़ी, छोटी से छोटी गलती को भी पकड़ लिए और बड़े से बड़े बैरिस्टर और बड़े से बड़े ऊंचे जात वाले विद्वान कहलाने वाले इस बारीकी को नहीं पकड़ पाए थे। ऐसे थे हमारे रहबर, हमारे मसीहा, हमारे खुदा, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर।